नमस्कार सभी जनता को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो में अपन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे, यानी कि फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला ही क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। सर मैंने हेडिंग बना के लिखा है, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो उपनिवेशवाद है। उपनिवेशवाद का मतलब ये होता है जब कोई साम्राज्यवादी देश किसी दूसरे देश के ऊपर शासन करे तो इसे बोलते हैं हम उपनिवेशवाद। ठीक है, तो आपको रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। यानी कि तुम्हारे घर के ऊपर, ठीक है, कोई घर से बाहर वाला व्यक्ति रुतबा जमाए और बोले कि हमारे हिसाब से आज तुम काम करोगे, तो तुम्हारे घर पे तुम्हारे घर वालों का शासन थोड़ी नहीं रह जाएगा, किसी और का होगा, है ना। तो ऐसे शासन को हम बोल देते हैं उपनिवेशवाद। ठीक है, जब अपने देश में अंग्रेज शासन चला रहे थे, पूरे देश की देखभाल अंग्रेज कर रहे थे, है ना, पूरे देश की अर्थव्यवस्था अंग्रेजों के हाथ में थी, तो उस समय जो शासन काल था वो उपनिवेशवादों का था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है, जब किसी साम्राज्यवादी का मतलब होता है जिस मतलब वह देश होता है जो अपने राज्य का हमेशा विस्तार करता रहता है। जैसे कि चीन ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया, है ना, और भारत के कुछ सीमाओं पर भी वो अपनी बाउंड्री को लेकर हमेशा लड़ता रहता है कि हमारी सीमा और अंदर तक है, यानी कि वो हमेशा राज्य का विस्तार करना चाहता है। तो ऐसे देश को हम साम्राज्यवादी बोलते हैं। ठीक है, जो अपने राज्य का विस्तार करता रहे। ठीक है, जब किसी साम्राज्यवादी देश के द्वारा किसी दूसरे देश पर शासन किया जाता है, यानी कि अपने देश को छोड़ करके वो दूसरे देश पर कब्जा करके शासन करना चाह रहा हो, तो ऐसे शासन को हम क्या बोलते हैं, उपनिवेशवाद की संज्ञा दी जाती है ऐसे शासन को। ठीक है, उपनिवेशवाद का विकास 16वीं से 18वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। यानी कि 16वीं से 18वीं शताब्दी के आसपास जो है यूरोपीय देश थे, वो मतलब खोज करने के लिए दूसरे देशों में जाने लग गए थे। उन्हें कुछ चीज़ें वहाँ की पसंद आ गई, उन्हें लगने लगा कि यहाँ पे व्यापार हो सकता है अच्छे से, तो वहीं पे रहने लग गए, कब्जा जमाने लग गए। ठीक है, अपना राज्य का विस्तार कर लिया वहीं पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, जब यूरोपीय राष्ट्रों ने भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप बड़े बड़े और उपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित किए, है ना। तो सबसे पहले ये यूरोप वाले देश थे, यूरोपीय देश थे, ये भ्रमण करते गए, है ना, दूसरे देशों में व्यापार के लिए, नई नई खोजों के लिए। तो ये जहाँ जाते वहीं भी अपना कब्जा जमा लेते। ठीक है, तो इस तरह से उपनिवेशवाद का विकास हो गया। ठीक है, तो उपनिवेशवाद वाला आप क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे, आपको रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, जब किसी देश के ऊपर किसी अन्य देश के द्वारा शासन चलाया जाए तो ऐसे मतलब शासन को हम उपनिवेशवाद बोलते हैं, या ऐसी अर्थव्यवस्था को भी हम उपनिवेशवाद की संज्ञा देते हैं। ठीक है, उपनिवेशवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? विशिष्टताएं हैं और राजनीतिक व्यवस्थाएं अलोकतांत्रिक थीं। मतलब इस दौरान जो भी राजनीतिक संस्थाएं थीं वो अलोकतांत्रिक थीं। लोकतांत्रिक शासन जो होता है वो जनता के लिए होता है, जनता के द्वारा उसमें नेता चुना जाता है। ठीक है, जैसे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जनता चुनाव करती है, उसके बाद यानी कि वोटिंग के बाद ही कोई नेता बनता है। ठीक है, अगर नेता ख़राब काम करता है तो नेता को बदला जा सकता है, यानी कि दूसरी पार्टी को वोट कर देगी, है ना। लेकिन लोकतांत्रिक में ऐसा कुछ नहीं होता है, यानी कि राजा बनता है भाई, है ना, चाहे वो क्रूर हो, कैसा भी किसी तरह का शासन करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद कानून एवं व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाती है, देना, है ना। तो उपनिवेशवाद मतलब ये ढिंढोरा पीटते हैं कि हम कानून का शासन चलाएंगे, व्यवस्थाएं बना करके रखेंगे, लेकिन जनता का ये दमन करती हैं, अपनी मनमानी ज़्यादा होती है हालांकि इसमें। ठीक है, उसके बाद विश्व पूंजीवाद का भारत के साथ संबंध, यानी कि उपनिवेशवाद के कारण यहाँ पे एक चीज़ हो गई, यानी कि पूरा जो भारत था विश्व से जुड़ गया, पूंजीवादी दुनिया से परिचित हो गया। पूंजीवादी के बारे में मैंने बहुत विस्तारपूर्वक पढ़ा दिया है, अगर आप मेरे कंटिन्यू वीडियो फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा, है ना। पूंजीवाद का मतलब है पैसा वाली दुनिया। उससे पहले भारत के लोग मतलब पैसे के पीछे ज़्यादा नहीं भागते थे, है ना, सिर्फ साधारण जीवन जीते थे। ठीक है, तो पूंजीवाद से भारत कब परिचय हुआ? जब यहाँ उपनिवेशवाद आए, मतलब अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, उपनिवेशवाद के ही बाद भारत जो है पूंजीवादी दुनिया से जुड़ा। ठीक है, उसके बाद अब भारत की ब्रिटेन के प्रति अधीनता स्वीकार करना, यानी कि उपनिवेशवाद के ही कारण, उपनिवेशवाद से ही तो भारत ने मतलब ब्रिटेन के अधीन हो गया। अगर यहाँ उपनिवेश ना होते ही, उपनिवेशवाद ना आए होते तो भारत मतलब ब्रिटेन के अधीन थोड़ी नहीं होता, है ना। अधीनता स्वीकार करना, ये इसकी विशेषताएं थी। उसके बाद है प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रवाद का मतलब वैसे देश प्रेम होता है। ठीक है, राष्ट्रवाद एक विचारधारा है, ठीक, जो देश
के प्रति, यहाँ पर देश के प्रति अटूट प्रेम एवं विश्वास को दर्शाता है। राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो क्या दर्शाता है, जो देश के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास को दर्शाता है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद और कुछ नहीं है, एक प्रकार का देश प्रेम है, एक विचारधारा है। ठीक है, और राष्ट्रवाद का जन्म किस प्रकार होता है, जैसे कि जब अंग्रेज़ों का यहाँ पर शासन था तो वो दमन कर रहे थे, हमारी भाषा को भी बदलना चाहते थे, हमारे धर्म को भी बदलना चाहते थे, तो यहाँ के लोग अपने धर्म को, भाषा को लेकर के जागरूक हुए, है ना। तो ऐसे ही देश से प्रेम हो गया, राष्ट्रवाद इसका नाम पड़ा देश प्रेम, कि ये तो हमारे देश को ही लूट रहे हैं। ठीक है, तो लोग देश से प्रेम करने लगे, उसे बोलते हैं राष्ट्रवाद। ठीक है, उसके बाद अब बरक से आप क्या समझते हैं। अभी हम अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे मैं और क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है, बरक यहाँ पे लिखा, बरक को हम योग्यता व मेहनत से प्राप्त करते हैं। यानी कि बरग, अमीर एक बरग हो गया, जैसे जो व्यक्ति अमीर है तो उसे हम बोल देते हैं ये अमीर लोगों का बरग है, गरीब तो गरीब लोगों का बरग हो गया, शिक्षित तो शिक्षित लोगों का बरग हो गया। ठीक है, तो बरग को हम मेहनत और योग्यता से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अरे अमीर और गरीब हम मेहनत के द्वारा, योग्यता के आधार पर बड़े आदमी बन सकते हैं, है ना। इसका मुख्य आधार आर्थिक होता है, यानी कि जो बरग का मुख्य आधार क्या चीज़ है, आर्थिक है। यहाँ पे ये कीवर्ड है एक, है ना। बरग जो है आर्थिक स्थिति के आधार पे होता है ना, अमीरी और गरीबी के आधार पर। ठीक है, यानी कि एक अमीर बरग है, एक गरीब बरग है, तो इसे हम बदल सकते हैं चाहें तो मेहनत के आधार पे। ठीक है, तो आर्थिक को मतलब होता है धन से संबंधित, जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो वो अमीर बरग हो गया, जिसके पास कम है तो वो गरीब बरग हो गया। ठीक है, व्यक्ति अपनी योग्यता, शिक्षा एवं ज्ञान द्वारा बरग में अपनी स्थिति उच्च कर सकता है, यानी कि अपने ज्ञान के द्वारा, अपने टैलेंट के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा, है ना, ज्ञान योग्यता के द्वारा क्या कर सकता है, वो अपनी स्थिति को और ऊंचा उठा सकता है। तो बरग को ऊंचा बनाया जा सकता है मेहनत के द्वारा। ठीक है, तो आप भी बनाइए। देखते हैं नेक्स्ट।